Online lecture is system of medicine, ophthalmology, orbit and its immediately relation with electrohomeopathic medicine. The new era of electrohomeopathic study guidance center enters our bioelectrical energy, bioelectricity, part 4. Welcome all participants and attendants. Orbit and its immediately relation with electrohomeopathic medicine means यहाँ पर जो हमारे स्कल का स्ट्रक्चर है, जो ऑर्बिट है, जो पोजीशन है, जिसमें हमारी आई का लोकेशन सेट होता है, उसके बारे में और उससे जुड़े हुए जो सेक्शन है, जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कह सकते हैं नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, मसल्स हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑर्बिट, आई सॉकेट, ऑर्बिट को आई सॉकेट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बल्ब के लिए सॉकेट होता है जिसमें बल्ब लगाए जाते हैं, इसी तरीके से ऑर्बिट हमारी जो स्कल के अंदर है मौजूद, जिसके अंदर आँखें, हमारी जो आँख है वो फिट होती है। द ऑर्बिट इज़ द प्राइमरली बोन कैविटी दैट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट द आई बॉल। ये जो ऑर्बिट है, ये बोन कैविटी से बना होता है और इसका जो कंटेंट्स है, इसके जो कंटेंट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं आई बॉल को, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और आज आई बॉल के और इसके स्ट्रक्चर्स को, मतलब इसकी जो बनावट को है। आँख, ये कह सकते हैं कि हमारी आँख को पूरी तरीके से सेफ रखते हैं बाहरी किसी अ, जैसे कि चोट वगैरह से या इन्फेक्शन से, ये और एक सेफ मोड में ये अंदर की तरफ रखते हैं। अगर कोई सामने से भी चीज़ आती है तो वो फ़िलहाल तो वो आई पे डायरेक्ट टच हिट नहीं करती। ईच ऑर्बिट इज़ फॉर्मेड बाय 7 बोन। जो ऑर्बिट है, जो आई सॉकेट्स है, वो 7 बोनों से मिलकर बना होता है, जिसमें फ्रंटल है, स्फेनाइड है, ज़ाइगोमैटिक है, मैक्सिलरी एथमाइड है, लैक्रिमल है एंड प्लेटाइन है। इट कंटेन्स द आई बॉल। ये जो सब है, ये कंटेंस है आई बॉल के अंदर, सॉरी, इट्स कंटेंस आई बॉल, ऑप्टिक नर्व। आई बॉल के जो कंटेंट्स हैं वो ऑप्टिक नर्व्स हैं, एक्स्ट्रा अकुलर है, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं इसके अंदर, लैक्रिमल ग्लैंड आती है, लैक्रिमल ग्लैंड, फैट आता है एंड कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर होते हैं जो मूव करते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स का सिक्रेशंस होता है। आँखों में अगर लैक्रिमल ग्लैंड किसी तरीके से नेगेटिव वर्क करने लगे तो आई ड्राइज हो जाती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ऑर्बिट एंड आई डिसऑर्डर्स नोट द फॉलोइंग रेमेडीज आर द बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कंसेप्ट्स। ये जो रेमेडीज़ है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है, ये ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कंसेप्ट्स पे के कंसेप्ट्स हैं एंड नॉट सपोर्टिंग मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस फॉर द ट्रीटिंग और ऑर्बिटल डिजीज। ये किसी तरीके से मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस इसका नहीं है और अभी तो डेवलप कर रही है। ये सपोर्टेड हैं, रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और बहुत हद तक आई की प्रॉब्लम्स को यहाँ से सॉल्व किया जाता है। जबकि कैटरेक्ट तक के कॉम्प्लिकेशंस को, मायोपिया, कैटरेक्ट, ब्लेफराइटिस और भी तमाम से जो डिजीज़ेज़ हैं, पूरी तरीके से सॉरी, इमरजेंसी की कंडीशन में हमें मॉडर्न जो क्लिनिकल या जो सपोर्ट है उसको हमें लेना पड़ता है। इमीडिएटली रिलेशंस ऑफ द ऑर्बिट, जो फौरी तौर पर फ़ौरन जो रिलेशंस हैं ऑर्बिट के, वो इस तरीके से हैं। डायरेक्शंस और रिलेशंस। डायरेक्शन में सुपीरियर रूफ है,
जो फ्रंटल साइनस एंड एंटीरियर क्रेनियल फोसा से होते हैं। इंफीरियर फ्लो जो मैक्सिलरी साइनस से जुड़ा होता है। मीडियल वॉल एथमॉइड एयर सेल्स एंड स्फेनॉइड साइनस एंड नेजल कैविटी से। साइनस की प्रॉब्लम आने पे आई के अंदर पेन डेवलप हो सकती है, होती भी है। लेटरल वॉल टेम्पोरल फोसा एंड zygomatic bones, posterior apex optic canal leading to the medial cranial fossa, optic nerve and ophthalmic arteries pass through। इसमें ऑप्टिक कैनाल मतलब जो रास्ते हैं लीडिंग टू मीडियल क्रेनियल फोसा में, ये जो टच करते हैं मीडियल क्रेनियल फोसा से, ऑप्टिक नर्व्स एंड जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व्स ऑप्टिक एंड आर्टरीज पास होते हैं इससे। एंटीरियर आईलिड कंजक्टाइवा, आईलिड और कंजक्टिवा होते हैं एंटीरियर से, एंटीरियर में। कंजक्टाइवा के अंदर जो स्वेलिंग आती है तो उसे कंजक्टाइविटिस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में विद इन द ऑर्बिट जो फ़ौरन शुरू होते हैं, जो सामने से दिखते हैं। आई बॉल है जो ग्लोब ग्लोब है, एक गोल सा गोलाकार का होता है। ऑप्टिक नर्व जो CNN सेकंड से टच करती है, CNN सेकंड की होती है। 6 एक्स्ट्रा एक्युलर मसल्स, ऑप्थेल्मिक आर्टरीज एंड वेन्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ऑर्बिट फ्लैट, सिलियरी गैंग्लियन और क्रेनियल नर्व्स थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 1 एंड 6। एंजाइटिकोस ए ग्रुप की मेडिसिन। एंजाइटिको ए इंट्रोडक्शन इंडिकेशंस कंजेशन ऑफ ऑर्बिटल ब्लड वेसल्स। ये कंजेशन जब ऑर्बिटल ब्लड वेसल्स के अंदर होता है उस वक्त यूज़ की जाती है, जिसमें रेडनेस ऑफ आईज, आई में आँखों में लाली होगी, एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन और स्वेलिंग होगी, पेन ड्यू टू वैस्कुलर कंजेशन, वेस्कुलर कंजेशन की वजह से पेन महसूस होगी, जिसमें हम एंजाइटको ग्रुप की मेडिसिन का यूज़ करेंगे। इसके जो कॉमन मेडिसिन है वो A1 और A2 A3 से जानी जाती हैं। इस तरीके से सेकंड नंबर पे आ जाते हैं स्क्रोफ्लोसो, जिसे एस ग्रुप से जानते हैं। इसका इंडिकेशन है क्रॉनिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन। ऑर्बिट के अंदर जब पुराना कोई इन्फ्लामेशन होता है तब हम एस ग्रुप की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। स्वेलिंग अराउंड द आई, स्वेलिंग आँखों के चारों तरफ जब पाई जा रही हो। इन लार्ज लिम्फेटिक ग्लैंड्स, जब लिम्फेटिक ग्लैंड बढ़ गई हो। क्रॉनिक कंजक्टाइवल डिसऑर्डर, बहुत दिनों से या कई महीनों से बार बार कंजक्टाइवल डिसऑर्डर पाया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम, क्रॉनिक मीन्स पुराना होता है, जो 15 दिन से 72 आवर्स के बाद से काउंट होना शुरू हो जाता है क्रॉनिक। और ये 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल मीन्स 30 साल 40 साल को भी काउंट करते हैं। तो जितना पुराना होता जाता है उतनी ज़्यादा कंजेक्टिव कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं और डेप्थ में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। जिसमें कॉमन मेडिसिन में आ जाते हैं। S1 है, फर्स्ट लेवल की है। S5 सेकंड लेवल पे आती है। एज सेड इट इज़ द स्पेशल पोजीशन ऑफ S1 एंड S3। जहाँ पर S1 और A3 का यूज़ करना हो वहाँ पर हम S8 का यूज़ कर लेते हैं स्पेशल पोजीशन में। और S12 ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक मेडिसिन है ही है, आई डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जिसे मैरिना के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कैंसिरसो ग्रुप, जिसे सी से इंडिकेट होता है। इंडिकेशंस इसके अंदर क्रॉनिक इंड्यूरेशन है, जो बहुत वक्त से टिश्यूज़ के अंदर किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी है, टिश्यूज़ लेवल पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। फाइब्रोटिक ऑर्बिटल कंडीशन, फाइब्रे फाइबर्स कंडीशन डेवलप हो गए हैं ऑर्बिट के अंदर। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग, बहुत वक्त से लगातार स्वेलिंग चली आ रही हो, तो हम
सी ग्रुप की मेडिसिन को ऐड करते हैं, जिसमें जो ख़ास हैं, कॉमन जो मेडिसिन है वो C5 है, और साइनस ग्रुप की मेडिसिन जहाँ पश हो, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो और क्रोनिक हो, वहाँ पे हम C5 यूज़ करेंगे। और जहाँ पे साइनस कॉज बना रहा हो, साइनोसाइटिस की वजह से अगर आप समझ लीजिए किसी प्रॉब्लम में पेशेंट है, तो उस जगह पे हम C13 का यूज़ करें। ईएनटी सेक्शन की जो मेडिसिन है C13 है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी तरीके से आई जाने वाली या टू सरफेस में जो भी लेयर आती है उसके बीच में जो कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो हम C13 का यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं फैब्रिफिगो, जिसे हम एफ ग्रुप से इंडिकेट करते हैं। इंडिकेशन इसके अंदर है फीवर अगर साथ में हो एसोसिएट विद द ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन, अगर ऑर्बिटल इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर आ रहा हो तो हम एफ ग्रुप की मेडिसिन को यूज़ करेंगे। एक्यूट इन्फेक्टिव आई कंडीशंस, एक्यूट हो इन्फेक्शन आई कंडीशन के अंदर, तब हम यूज़ करेंगे। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस सपोर्ट यूज़ ओनली, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर हम सपोर्टिव की कंडीशन में यूज़ करेंगे। इसमें कॉमन मेडिसिन जो है F1 और F2 दो ग्रुप की मेडिसिन आती हैं। फिफ्थ पे आ जाते हैं लिम्फेटिको। लिम्फेटिको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिम्फ चैनल्स की मेडिसिन है ये। इंडिकेशन में आ जाते हैं लिम्फेटिक कंजेशन को दूर करती है, लिम्फ नोड्स के अंदर जब कंजेशन हो जाता है उस पर हम यूज़ करते हैं। पफी आई, जो फूली फूली आँख होती है जिसमें पफ टाइप की दिखती है, अक्सर पेशेंट आते हैं, आँख बंद करके आपको देना है, लिम्फेटिको ग्रुप की ऐड कर लेना है। प्रियो और बीटल ओडिमा, स्लो लिम्फेटिक ड्रेनेज, अगर स्लो लिम्फेटिक ड्रेनेज है तो वहाँ पर भी हम एल लिम्फ ग्रुप की मेडिसिन को यूज़ करेंगे। इसे वेनेरियो, जिसे हम वी से इंडिकेट वी ग्रुप से इंडिकेशन देते हैं, वी से, इसमें सिफिलिटिक आइज डिजीज़, जैसे कि सिफिलिस की वजह से किसी ऐसे इन्फेक्शन जो सिफिलिस ग्रुप या एसटीडी ग्रुप में आते हों, उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। या जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ आईज के में हम यूज़ करेंगे। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लेजन्स के अंदर हम यूज़ करें, लेजन्स में यूज़ करेंगे। क्रोनियल अल्सर ऑफ वेनेरियल ओरिजिन, जिसमें वेनेरियल काज बन रही हो तो वहाँ पर भी हम क्रोनियल अल्सर पे यूज़ करेंगे। जब आँखों में कोई ज़ख्म हो और वो लॉन्ग टाइम से है और किसी ख़ास वेनेरियल डिजीज़ की वजह से हुआ हो, उस कंडीशन पे हम यूज़ करेंगे ट्रेडिशनल इंडिकेशंस के तौर पे। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स ट्रेडिशनली यूज़ जो हम यूज़ करते हैं। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ये किसी और पैथी के अंदर नहीं आती, सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर ही ब्लू इलेक्ट्रिसिटी बताई गई है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है जो बायो इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है। बर्निंग, पेन एंड कंजेशन अराउंड द आई, आँखों के चारों तरफ जलन हो रही हो, कंजेशन हो, ऐसी कंडीशन में हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से। एक्सटर्नली में हम S12 भी ले सकते हैं ड्रॉप, आई ड्रॉप बनाने में, और C5B का यूज़ कर सकते हैं, C5B का भी अकेला यूज़ कर सकते हैं। वाइट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूरोलॉजिकल पेन्स अराउंड द ऑर्बिट, ये हेडेक के अंदर कभी कभी आँखों में दर्द होती है, किसी ऐसी आँखों में दर्द होना शुरू हो जाती है, या देर तक स्क्रीन देखने से या देर तक जागने से हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम वाइट इलेक्ट्रिसिटी का अकेला ड्रॉप भी डाल सकते हैं। वाइट इलेक्ट्रिसिटी या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का जब भी हम यूज़ करें, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज़ करना है तो एक बाउल के अंदर, जो आई बॉल होती है उसके अंदर हम 5 से 6 बूंद डालते हैं, डालने के बाद और कॉटन्स को एब्जॉर्ब कराते हैं थोड़ा सा उसको, या कोई कॉटन के क्लॉथ्स को लेते हैं और पैड बनाते हैं, पैड बनाकर आँखों पे रखते हैं, जैसे भी आराम मिल जाता है। रेड इलेक्ट्रिसिटी, वीक सर्कुलेशन एंड मस्कुलर वीकनेस, जिसमें आँखों में किसी तरीके से
तिरछा हो गया हो, या जैसे पैरालिसिस की कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन, या सेंसलेस फॉर्म में हो गई हो, या पलकें काम नहीं कर रही हों। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स की आंखें खुलती नहीं हैं, बहुत भी कोशिश करता है। तो ऐसे कंडीशन में हम रेड इलेक्ट्रिसिटी का पैड देंगे आँखों पे, आई पे। येलो इलेक्ट्रिसिटी क्रॉनिक गैलेंडर लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स में यूज़ करेंगे। जो पुराना गैलेंडर, जैसे कि बहुत वक्त से आँखों से कीचड़ आ रहा है और ब्लड निकल रहा हो और बार बार सिक्रेशन कंटिन्यू है और आँखें क्लियर हैं, तो ऐसी कंडीशन में हाँ, ब्लू अगर रेड हैं तो रेड की कंडीशन में हम यूज़ येलो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करेंगे, क्योंकि रेड का मतलब है ब्लड कंजेशन है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ब्लड के फ्लो को कम करती है। येलो इलेक्ट्रिसिटी ब्लड के फ्लो को कम करती है। एप्लीकेशन अराउंड द ऑर्बिटल margins only. Avoid the direct installation into eye into the eye. डायरेक्ट जो है आँखों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं डालना है। आँखों के अराउंड जो है ये पैड बना करके रखना है। क्लिनिकल कंडीशन एंड सजेस्टेड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन। क्लिनिकल कंडीशन और सजेस्टेड मेडिसिन। क्लिनिकल कंडीशन नाउ कंजक्टिवाइटिस A2 S1 F1, blepharitis S5 A3, periorbital edema, L-remedies, L-remedies, acid, eye strain, white electricity, or A1, chronic orbital congestion A3C5, lacrimal and gland inflammation S1A2, neurological around orbit white electricity, orbital cellulitis supportive only F1A3S8. Important notes: conditions such as orbital cellulitis, optic neuritis, orbital fractures, tumors, or suddenly vision loss, or medical emergency require promote evaluations by the ophthalmologist. अगर कोई इमरजेंसी दिख रही हो तो उसे सपोर्टिव, थोड़ा अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग को अगर रोक सकते हैं तो रोकें, वरना फिर फ़ौरन इमरजेंसी के अंदर आप भेज दें। Electrohomeopathic should not use as substitute for emergency or evidence-based medical treatment. इमरजेंसी के अंदर कई बार रिस्क भी होता है लेना, तो ऐसा है कि बेहतर है कि आप पेशेंट को रेफ़र कर दें जहाँ पे इमरजेंसी दिख रही है। इमरजेंसी से होने के बाद जब आता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करें, और अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं, या कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त इमरजेंसी को आप, जैसे ब्लीडिंग हो रही है ऑप्थेल्मिक कंडीशन में, तो वहाँ पे बीई का यूज़ करें, इंटरनल और एक्सटर्नल अप्लाई करके। वरना फिर आप ऑर्बिटल फ्रैक्चर में तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस के अंदर तो थोड़ा बहुत आ, कुछ इमरजेंसी केयर किया जा सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसके अंदर भी मेडिसिन काम कर जाती है, ट्यूमर के अंदर भी काम कर सकती है। अगर ऑपरेशनल है, ज़्यादा बड़ा हुआ, तो फिर उस कंडीशन में अगर पेशेंट रुकना चाहता है तो आप रोकें, वरना फिर उसको रेफ़र करता है। और सडनली विज़न लॉस, एकदम से अगर विज़न लॉस हुआ तब आपको जानना ज़रूरी है कि विज़न क्यों लॉस हो रहा है। इसके लिए आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफ़र करें, वहाँ से जो रिपोर्ट आ जाती है उसके बेस पे आगे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर पेशेंट चाहे तो। ओके, पेशेंट को अच्छे से गाइड करना चाहिए। Summary: This is summary is the suitable for student preparing for electrohomeopathic examination, combining essential orbital anatomy with the traditional electrohomeopathic materia medica associated with the eye and orbital conditions. At materia medica की स्टडीज़ प्रॉपर वे में करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें S12 के बारे में बहुत डिटेल्स में दिया गया है, और अच्छी तरीके से ऑप्थोमिक एनाटॉमीज़ के बारे में भी स्टडी करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकेंगे पेशेंट को। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। एनी डाउट, एनी पर्सन?